लोकसभा इंतखाबात का 5वां मरहला खत्म होते ही सियासी लीडरान की इल्जाम तराशी उरूज पर पहुंच गई है। लीडरान सियासी हमले में इतने खो गए हैं कि वो सियासी और जाती हमले का फर्क ही भूल गए हैं। वोट हासिल करने के लिए लीडरान एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने की सारी हदों को पार कर रहे हैं। कोई चौकीदार चोर है तो कोई साबिक वजीर आजम को नंबर 1 बदउनवान कह रहा है। आप 2019 के इन आम इंतखाबात को कई बातों के जरिए याद रख सकते हैं। हर तरफ आपको एक से बढ़कर एक बयान सुनाई देंगे। कोई किसी को श्राप देने की बात करके माफी मांगता है तो कोई किसी का मवाजना दुर्योधन से करता है। उधर ममता कह रही हैं कि पीएम के मुंह पर टेप लगा देना चाहिए। कांग्रेस के सिद्धू रहे हो या फिर बीजेपी के साक्षी महाराज से योगी आदित्यनाथ, सब एक से बढ़कर एक बयान देते नजर आए। सब कुछ हुआ इन आम इंतखाबात में। 2 मरहले हालांकि अभी भी बाकी हैं। चुनावी जंग अभी भी जारी है और भी नया सुनने और देखने को आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि बचे हुए 2 मरहलों में लीडरान वोट हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि बची हुई ये 118 सीटें किसी भी पार्टी की किस्मत को बदल सकती हैं। तो आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से बदजुबानी जारी है वो और आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये बदजुबानी लगातार देखने को मिल रही है। हमलावर जो हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि तमाम पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं। तमाम मर्यादाओं को लांघा जा रहा है। ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मनोज यादव है, लीडर है बीजेपी के, जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही मनीष गुप्ता साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। अनिल मिश्रा साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ ही अरशद आजमी साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मनोज यादव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताइए, आपने एक लंबी फहरिस्त तो जारी कर दी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को किन किन अल्फाज से नवाजा गया है, उनको किस किस तरह से क्या क्या बोला गया है, लेकिन पीछे तो आपकी पार्टी के लीडर भी नहीं है, उनकी भी एक रहे हाथ, उनकी लिस्ट भी जारी कर देते आप। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक नेतृत्व है, विकास का मुद्दा है हमारे पास में, और सुरक्षा का मुद्दा है। देखिए, हमारे पास में विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, नेतृत्व का मुद्दा है। ना तो इनके पास में नेतृत्व है, ना इनके पास में विकास का कोई मुद्दा है, और ना ही इनके पास में सुरक्षा पर तो ये बोल ही चुके हैं, सबने देख ही लिया है कि आफ्स्पा को हटाना है, 370 को रहने देना है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की बौखलाहट है। ये कांग्रेस स्पष्ट रूप से बौखला गई है जब इनके पास मुद्दे नहीं है। इस कारण से ये व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। भारत की राजनीति में पहले ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनके ऊपर इतने व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई है। आज उनको औरंगजेब बोला गया है, कल उनको कभी प्रियंका जी उनको दुर्योधन बोल रही है, नीच आदमी बोला जाता है। उनके ऊपर जितनी व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई है भारत के इतिहास में किसी पे नहीं की गई है। दूसरी बात, उनके व्यक्तिगत तो छोड़िए, उनकी माताजी, उनके पिताजी कौन सी जाति से हैं, मौत का सौदागर, खून का दलाल, क्या क्या नहीं बोला गया है। और जब दूसरी तरफ आपको याद दिलाऊं कि आपके तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से क्या क्या कहा गया है। जर्सी गाय से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर मार्केट में आ गई हैं प्रियंका गांधी के लिए, कहा खूबसूरत है तो चलो फिल्मों में ले लेते हैं। इसके अलावा अब राजीव गांधी, नेहरू से लेकर राजीव गांधी आ गए हैं। राजीव गांधी को क्या कुछ कहा जा रहा है और राहुल गांधी को तो क्या कुछ नहीं कहा गया, वो भी सबके सामने है। तो ये एक तरफा नहीं है। देखिए, इतने भोलेपन से आप काम मत लीजिए, ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ हो रहा है और दोनों तरफ से ये जवाबी हमले लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की आप बात कर रहे हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई है, उनके कामों को गिनाया गया है, बोफोर्स दलाली को गिनाया गया है, जो बोफोर्स घोटाला हुआ था उसके बारे में चर्चा की गई है। 1984 में जो नरसंहार हुआ था सिखों का, उसके बारे में बोला है प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट बोला है कि जिस क्वात्रोची की वजह से 1984 याद करेंगे, 2000 भी याद करना पड़ेगा आपको फिर। मैं बता रहा हूं ना, उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। वो बोलते थे वो कौन सा खूनी पंजा था
या कौन सा पंजा था, बोलते थे राजीव गांधी कि 1 रुपए में केवल 15 पैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं, तो उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप कैसे छिपा सकते हैं? उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है क्या? उनकी भ्रष्टाचार की फहरिस्त को सामने लाया गया है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या गुरेज है, बताइए तो मुझे। अगर आप चौकीदार चोर है पे अगर आपको एतराज है तो चौकीदार चोर पर पता नहीं क्या क्या राहुल गांधी को बोला जाता है, तो चोर उसमें के भी तो एतराज ऊपर होना चाहिए ना आपको। बिना शर्त, बिना उन्होंने शर्त के, बिना किसी शर्त के राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। ये सबके सामने जग जाहिर है, स्पष्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, मैं अरशद आजमी साहब को शामिल करूंगी। कांग्रेस के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद आजमी साहब, आप मुझे बताइए कि मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए थी ना, आप मुद्दों पे लड़ाई लड़ते, लेकिन लग नहीं रहा है। प्रियंका गांधी कभी दुर्योधन बोल रही हैं वजीर आजम को, कभी चौकीदार चोर है की बात कही जाती है, और इसके अलावा और आपके पार्टी के लीडर सिद्धू से लेकर तमाम वो पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। तो आपने तो ये दावा किया था कि आप मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों की लड़ाई से आप जाती हमलों पे कब से आ गए? अर्शद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। चलिए, उनसे हम बात करेंगे। अर्शद साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है किन्हीं वजूहात की वजह से। अनिल मिश्रा जी, मुझे बताइए कि ये एक तरह से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है बीजेपी की तरफ से, एक लंबी फहरिस्त जो है वो जारी की जाती है और ये बताया जाता है कि पीएम को किन किन अल्फाज से नवाजा गया, उनको किस किस तरह से बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन आपको लगता है क्या ये सिर्फ एक तरफा है? नहीं, वही देखिए, राजनीति एक विडंबना देखिए, देश का समय का राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ बदल रही है। भारत देश जो एक सभ्य और संस्कृत वाला देश कहा जाता है, यहाँ की जनता भले अब अभी पूरी तरह से शिक्षित नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा सभ्यता और संस्कृति की बात का एक उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता था। और खासकर हमारे राजनीति में जो एक आदर्शवादिता थी, राजनीतिक सुचिता थी, राजनीति की जो दशा और दिशा थी, उसका भी कहीं न कहीं बाहर उदाहरण दिया जाता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी पार्टियां होते हुए, आज भी आप देखें यूरोपियन हो, अमेरिकन हो या बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, तो वहां 2 पार्टी या 3 पार्टी का या प्रेसिडेंशियल इलेक्शनशिप होता है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां इतनी विशाल जनसंख्या हो, इतने प्रकार की भाषा, बोली, भौगोलिक स्थिति आप देखिए कितने, तो उसमें कितनी पार्टियां भी बनी हैं, ये आप भी देखिए फर्स्ट डे से। लेकिन उसके बावजूद जिस ढंग से मिलजुल कर एक दूसरे का विरोध और समर्थन करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, उस पर जरूर आज एक आघात, चोट पहुंची हुई है। इस पर अगर बात करना हो तो आप ध्यान दें। देखिए, वैसे तो इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा विरोधी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, वो कोई भी रहे हो, लेकिन इसकी शुरुआत जो प्रचंड स्तर पर हुई, जो खुलकर जनता के सामने आई, तो अगर आप 89 का वो दौर याद करें, जब बीपी सिंह जो कि राजीव गांधी के सबसे घनिष्ठ लोगों में हुआ करते थे और वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और जब उन्होंने भी राजीव गांधी के साथ छोड़ा था, और हम उस दौर के प्रत्यक्ष एक दर्शी हैं, और जब वो सभाओं में गए थे और जिस बोफोर्स को लेकर आज इतना बवाल मचाया जा रहा है, तो अपनी कुर्ता की जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालते थे, पर्ची बोलते थे उसको, और ऐसे भीड़ में दिखा के कहा करते थे, ये देखिए बोफोर्स का सबूत, और इसी से पूरी सरकार पलट जाएगी। और सचमुच पलट गई थी, पूरे देश में भूचाल आया था। तो बात ये नहीं कि पर्ची निकाला, वहीं से ये परिपाटी हुई। अगर आपको याद हो बुशरा जी, उस दौरान मेरे ख्याल से आप भी रही होंगी, तो गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ये वर्ड यूज किए गए थे। तो वो जो एक परिपाटी चली, उसके बाद फिर उसी के जस्ट बाद सरकार पूरी धराशायी होती है, फिर चुनाव होता है, और उसी वक्त एक मंडल कमीशन जो दबा हुआ था, जिसको लाकर जिस तरह राजनीतिक पटल पर रखा गया और पूरे देश में जिस तरह से उथल पुथल मची, तो जो राजनीतिक पार्टियां थे, उनके जो राजनेता थे, वो अपने अपने महत्वाकांक्षी, अपने अपने अस्तित्व को बढ़ाने के चक्कर में जिस तरह व्यक्तिगत आरोप, जातिवाद, धर्मवाद के नाम पे लगना शुरू हुआ। फिर आपको अगर याद हो तो अटल जी का दौर, जब वो 13 दिन 13 महीने होते, फिर उसके बाद पूरी 5 साल की सरकार, और 2004 में इंडिया साइनिंग का जब मैटर आता है, तो इस दौर में आके ये अपनी चरम स्थिति पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान दें, 2014 में आकर जिस ढंग से उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, किसी एक को कहना ठीक नहीं होगा, तो जिस तरह से व्यक्तिगत, पहले अगर आप ध्यान दें तो ये जो प्रश्न आपका आज आपका हो या पूरे देश में छाया हुआ है, उसका कारण है पहले राजनीति सिद्धांतों पर, विचारों पर की जाती थी, और एक दूसरे का विरोध या समर्थन सिद्धांतों और विचारों या कार्यशैली पर किया जाता था। अदावत नहीं होती थी, और मतभेद था। आप अटल जी को याद करें, अभी हमारे बीच कुछ ही पहले गए हैं, पूरे अटल जी को देखिए, विपक्ष के नेता थे, लेकिन उसके बावजूद पूरा देश, हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनेता किस कदर सम्मान
करता था। वो सदन में खड़े होकर जिस तरह वो विरोध करते थे, कोई क्या कर पाएगा। लेकिन जब वो विरोध करते थे तो उनकी जो शब्दावली होती थी, उनका जो वाक्य होता था, और किसी के ऊपर अगर उनको उंगली भी उठानी रहती थी तो उसको इतने सहज और जिसको कहते हैं सधे शब्दों में बड़ा सा बड़ा आरोप लगा देते थे कि अटल जी ने खुद बताया था कि नेहरू जी को वो इस कदर विरोध करते थे जिससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने कहा था एक दिन ये लड़का प्रधानमंत्री बनेगा। और अटल जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, कोई एक ऐसा वाक्य था, सदन की कार्रवाई हो रही थी, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा था, अटल जी उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, विरोध हुआ, लेकिन नेहरू जी का मन नहीं भरा, वो कुछ व्याकुल से थे। तब उनको ध्यान आया कि अरे वो अटल कहां है, और जब उन्होंने पता कि आज वो नहीं है तो उन्होंने बोला, तभी आज विरोध के स्वर में वो मजा नहीं आया। तो मतलब ये जो एक विरोध का वो तमाम चीजें जो है वो खत्म होती जा रही है, एक तमाशा ज्यादा बन गया है आज बुशरा जी देखिए, चीजों को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर, नाम लेकर या एक गरिमा के नीचे जाकर जिस तरह शब्दों का प्रयोग होता है, सभी राजनीति, मैं बार बार कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियां, हमाम में सब नंगे हैं। अब ये तो कहना ठीक है या नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें होड़ लगी है कि हम कितना गंदा से गंदा या गिरे से गिरे वाक्यों का या शब्दों का जब कोई एक पार्टी की तरफ से बोला जाता है, अगले ही दिन उससे ज्यादा गिरा हुआ बयान जो है किसी दूसरी पार्टी की तरफ से फौरन आ जाता है कि आप जो है अगर गिरावट की ही अगर बात हो रही है तो लीजिए हम आपसे ज्यादा गिरे जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात ध्यान देने वाली, सभी राजनीतिक पार्टियों से, हम लोग एक पत्रकार की हैसियत से, एक तो राजनीतिक पार्टी हो या राजनेता हो, ये कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा बोली गई हरकतें, इनके द्वारा की गई हरकतें, समाज उसको ग्रस्त करता है और उसी का मतलब उसी के डायरेक्शन में चलता है। तो इनकी बोली और इनकी भाषा या इनकी एक्टिविटी एक तो समाज में प्रचलित होती है, इसलिए इनको ये ध्यान देना चाहिए। उससे बड़ी बात इनको ये ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, चुनाव है, महीने डेढ़ महीने का है, आप ऐसी दुश्मनी आपस में, ऐसी बोलचाल का प्रयोग ना करें कि कल आप में ही सभी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो वही एक संसद भवन है और उसी अगल बगल कुर्सियों में सबको बैठना है, रोज आमना सामना होना है, रोज हालचाल लेना है। 23 मई के बाद देखिएगा कि जो अभी अदावत चल रही है, जो तमाम दुश्मनियां हैं, जब जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की तो आप देखिएगा कैसे अदावत जो है वो गले मिलने और दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। ये भी बस अब कुछ दिन की बात है, ये तस्वीरें भी फिर वो तस्वीरें भी आम होंगी। अरशद साहब के पास मैं जाऊंगी। अरशद आजमी साहब, आपसे मेरा सवाल वही है कि आप एक तरफ जबान की बात करते हैं कि किस तरह की जबान राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल की गई, चाहे वजीर आजम की तरफ से सही या फिर बीजेपी के लीडरान की तरफ से सही। आप मुझे बताइए, अब आपकी तरफ से भी तो इसी तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रियंका गांधी दुर्योधन बोलती हैं वजीर आजम को, चौकीदार चोर है तो बहुत डंके की चोट पे बोला जाता है। तो आप ये बताइए, मुद्दों की बात करेंगे या नारों की और जाती हमलों की बात करेंगे आप? नहीं बुशरा जी, देखिए, भाषा का स्तर तो लगातार गिरता चला जा रहा है, जो कि भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। और अगर पिछले वारदात में अगर आप जाएं तो जनरल वीके सिंह से अगर हम शुरुआत करें, जो दलितों के बारे में जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, शशि थरूर के बारे में 50 लाख की गर्लफ्रेंड बात कही गई, ये सब बातें अपनी जगह पे अलग हैं। अब इतनी बड़ी बात कि देश के एक शहीद हेमंत करकरे के बारे में प्रज्ञा ठाकुर क्या क्या बोल रही हैं, मतलब ये एक ऐसी चीज कि राजीव गांधी के बारे में प्रधानमंत्री, जो कि कोर्ट से जिनको क्लीन चिट मिल चुका है, उनके बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। सोनिया गांधी के बारे में किस तरह की भाषा का जर्सी गाय तक कहा गया उनको। मतलब ये एक भाषा का एक स्तर होता है कि कहां तक गिरा जा सकता है। इतना नीचे गिर करके राजनीति करना, मैं नहीं समझता हूं कांग्रेस के किसी एक नेता ने कभी प्रधानमंत्री के बारे में नीच शब्द का प्रयोग किया था जी। तो आप देखिए, उनके ऊपर तुरंत एक्शन हुआ था और उनको पार्टी से निलंबित किया गया था। तो ऐसे भाषा के प्रयोग के बाद और उनके ऊपर कोई एक्शन ना होना प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों पे, जो कि अभी कोर्ट से बरी लेकिन उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने माफी मांगी, इलेक्शन कमीशन ने उनको लेकर कार्रवाई की, 72 घंटे की रोक लगा दी उनके किसी भी तरह से इलेक्शन के किसी भी कैंपेन में हिस्सा लेने पर। तो अभी क्योंकि चुनावी घमासान चल रहा है तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ही तो किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन प्रियंका गांधी अगर दुर्योधन बोल रही हैं अगर पीएम को, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए, आप प्रज्ञा ठाकुर क्या उनके पार्टी ने कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या उनको कभी मतलब इस तरह की बातें पार्टी की तरफ से, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी अप्लाई की जाती है? नहीं की जाती है। तो ये जग जाहिर बात है कि दोनों पार्टियों के बीच का स्तर अगर नापा जाएगा तो भाषा का प्रयोग
सबसे ज्यादा बुरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मनोज जी मेरे साथ बैठे हुए, आपके पास आ रही हूं मैं, मनीष गुप्ता जी। मनोज जी, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं जवाब देता हूं सर। एक कांग्रेस का चरित्र है, जो सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में थे तो वहां भारत माता की जय बोलते थे, और वही सिद्धू आज पाकिस्तान के साथ वफादारी कर रहे हैं, इमरान के साथ देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसमें जाते ही शत्रुघ्न सिन्हा क्या क्या बोलने लगे हैं, जिन्हा का बखान करने लग गए हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं, साध्वी प्रज्ञा जी माफी मांग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा था कि हम हेमंत करकरे को शहीद मानते हैं, और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका स्पष्टीकरण दे चुकी है। दूसरी बात, यह कांग्रेस ने झूठ और लूट की राजनीति की है, झूठे नारे देना, झूठ बोलना। एक कहावत है देसी भाषा में, थूक कर चाटने की राजनीति करती है कांग्रेस। हल्की भाषा में कहे तो जितने आक्षेप आपने लगाए हैं, व्यक्तिगत आक्षेप प्रधानमंत्री जी पर, भारतीय इतिहास में किसी ने भी नहीं लगाए हैं इतने। दूसरी बात, लूट की राजनीति की है आपने, आपकी अब लूट बंद हो गई है। एक आम आदमी, एक आम परिवार का व्यक्ति उठकर आ गया है, आपका राज दरबार छिन गया है। ना तो राज दरबारी, जो डी कंपनी चलती थी, दलाली, दामाद और दरबारी, वो डी कंपनी अब बंद हो गई है, उसकी बौखलाहट है। अन्यथा ये बताइए कि आप व्यक्तिगत आक्षेप जितना प्रियंका गांधी कर रही है, कोई भी कर रहा है, जितने आक्षेप प्रधानमंत्री जी पर किसी ने लगाए हैं, उसे वो भारतीय इतिहास में किसी प्रधानमंत्री पर नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि वो एक आम आदमी है, एक आम परिवार से उठकर आए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो मनोज जी, आप उसका जवाब नहीं देते हैं जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनके ऊपर जब इल्जाम लगाए जाते हैं, और नेहरू की तस्वीरें, पता नहीं किस किस तरह की तस्वीरें वायरल की जाती हैं, उनको लेकर किस किस तरह की बातें की जाती हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको फिर इधर भी देखना होगा ना। अगर आप इनसे जवाब मांगते हैं तो आप भी तो जवाब दीजिए ना कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसी और ने नहीं कहा है, ठीक है, या आप ही की तरफ से कहा गया है, या फिर प्रियंका गांधी के लिए क्या कुछ कहा गया है, राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहा गया है। तो जो आप बोएंगे फिर वो काटेंगे भी। तो देखिए, प्रतिक्रिया स्वरूप ही प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे बड़े नेता बोलते हैं। यही मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मायावती जी ने मंच से कहा कि मुलायम सिंह यादव से बड़ा कोई भी दलित नेता नहीं है, पिछड़ा व्यक्ति नहीं है। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ही प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था कि मैं एक पिछड़ी जाति से आता हूं। जो क्रिया का प्रतिक्रिया होना निश्चित रूप से है, होगा, ये होना है, लाजमी है। लेकिन राजनीति में शुचिता बनी रहनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए, मुद्दों की राजनीति तो आप भी नहीं कर रहे, इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास मुद्दों की राजनीति तो आप भी नहीं कर रहे। आप किसकी राजनीति कर रहे हैं ये सबको पता है। आपकी रैलियों में किस तरह की तकरीरें, किस तरह के भाषण होते हैं, ये भी सबको पता है। विकास की बात आप कब कर रहे हैं? 2014 में विकास पे आपने वोट लिया था, 2019 में आपने पूरा पलट ही दिया, विकास की बात ही नहीं कर रहे आप। आपने 5 सालों में क्या किया ये बताइए ना आप जनता को। मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, हर मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी के भाषण आप उठा लीजिए, अगर नहीं आप देख पा रहे हैं तो उसमें 70% से 80% ही अभी आप बताइए, आप विकास की बातें करते हैं। 2.5 करोड़ हमने आवास बनाए हैं, 13 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया है, हमने। अभी आप मुझे बताइए, नहीं एक में सवाल। अभी मनोज जी, अभी रैली थी वजीर आजम की, और उन्होंने उस रैली में कहा था कि चलिए अब राजीव गांधी को लेकर बात हो जाए, अगले जो 2 मरहले होने जा रहे हैं, 2 फेज और जो बचे हैं, उस पर राजीव गांधी को लेकर बात हो जाए, उनकी इज्जत बेइज्जती को लेकर बात हो जाए। आओ चलो मैं इसको चैलेंज करता हूं। तो ये बताइए, आप राजीव गांधी के गड़े मुर्दे उखाड़ कर अब लोगों को आप क्या देने जा रहे हैं? एक बात बताइए, क्या इस देश के सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए? क्या इस देश के सामने देश को पता नहीं लगना चाहिए? कौन सी सच्चाई लाना चाह रहे हैं? जिस सांप्रदायिकरण जितना उन्होंने किया साहबानो मामले में, क्या पता नहीं लगना चाहिए? क्या बोफोर्स का मामला नहीं पता लगना चाहिए? अनिल जी का सवाल ले लीजिए आप। आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अपनी पार्टी को अच्छा डिफेंड भी कर रहे हैं, अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक पत्रकार के होने के ऐसे बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। राजीव गांधी ने अगर कोई गलत काम किया या किसी व्यक्ति ने किया तो उसको उठाने का अधिकार है, किसी को भी है। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है, ये राजीव गांधी ने कल तो किया नहीं, बिल्कुल। राजीव गांधी ने आखिर
ऐसा क्या कारण है कि आप बता सकते हैं कि इस 3 दिनों में ही राजीव गांधी का नाम लिया गया? पिछले 5 चरण के चुनाव निकल गए और राजीव गांधी का नाम नहीं लिया। क्या इसका आप सटीक जवाब दे सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी केवल राजीव गांधी नहीं, जो भी इनकी जो लंबी फहरिस्त है उनको हमेशा उठाती रही है, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला हो, हर घोटाले को उठाइए और ये बताने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी की अरे भाई, इन्होंने लूट और झूठ की राजनीति की है। चाहे उसमें इंदिरा गांधी हो, लूट की राजनीति, गरीबी हटाओ का नारा दिया, चाहे आप दुनिया भर के जो फहरिस्त है घोटालों की, वो राजनीति। मनोज जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मनीष गुप्ता साहब को मैं शामिल कर लूं क्योंकि उनको मैंने वक्त नहीं दिया है। मनीष जी, आप किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, बीएसपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आप बिहार चले जाइए, आरजेडी की बात करें, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, अक्रॉस द पार्टीज सब एक दूसरे के ऊपर इसी तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है और कुछ पार्टियों ने तो शायद ज्यादा ही हद पार कर रखी है। जी, अनिल जी की बात इसी संदर्भ में पूरे बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने बताया पहली बार गली गली में शोर है, राजीव गांधी ये है। ये डायलॉग था। इससे पहले के भी 2-3 डायलॉग याद कराता हूं। ठाकुर बामन बनिया चोर, बाकी हैं सब DS4। ठीक है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये था। देखिए, अगर बदजुबानी बढ़ रही है ऐसा कहना है तो मैं इसे असत्य मानता हूं। ये विद्यमान थी, है और रहेगी। अनिल जी ने एक और बात कही, किसी बुजुर्ग के समान थोड़ा सा असहमत होते हुए, क्षमा प्रार्थी होते हुए, जैसे हर बुजुर्ग ये कहता है उसका पास्ट कितना अच्छा था, स्वर्णिम दिन थे वो, और क्या शानदार पास्ट हम छोड़ के कहां हम गंद वर्तमान में आ गए। बिल्कुल ऐसे ही मैंने ऐसे भी बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि अंग्रेजों का राज बड़ा अच्छा था साहब, बड़ा न्याय होता था, सबकी पिटाई बराबर होती थी। बस हम इसी काल में जिए, पुराने काल के स्वर्णिम दिनों के चंद टुकड़े उठाकर उनसे खुश होने की जरूरत नहीं है। देश में ऐसे ही बदजुबानी होती थी। फर्क इतना था, सोशल मीडिया के आज आने से छोटे से छोटे स्थान की छोटी सी छोटी बदजुबानी आज पकड़ में आ जाती है। अगर कहीं छोटे से स्थान अमेठी में अगर कोई एक वृद्ध कुछ बोल देता है तो आज पूरे देश में छा जाता है। हजारों लाखों फेसबुक पेज बने हुए हैं, लोग ट्विटर पर वायरल करते हैं, सब नेताओं के ट्विटर हैं। पहले नेता को बयान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी, अब वो मात्र एक ट्विटर पर करता है और उसके 20-25 हजार 50 हजार फॉलोवर उसको सारे देश में बांटने का काम करते हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि ये बदजुबानी बंद हो गई है, नहीं जी बिल्कुल बढ़ गई है, नहीं जी बिल्कुल नहीं बढ़ी, पहले भी इतनी ज्यादा थी। फर्क कितना था, पहले सिर्फ 2 ही माध्यम थे, एक टेलीविजन मीडिया और एक उससे पहले प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया ऐसी छोटी बातों को छापता ही नहीं था जब तक के बाद सर से ऊपर ना निकल जाए। बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है प्रिंट मीडिया करता था। टेलीविजन मीडिया भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, चूंकि कंपटीशन काफी कम था तो सनसनीखेज खबरें बनाने का मॉडल नहीं था। मनीष गुप्ता जी के इन चीजों को ज्यादा तवज्जो देकर ज्यादा दिखाया और बताया जा रहा है और इससे इस मुद्दे को जज्बाती बनाने की कोशिश कर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब मुद्दा यह, आपसे सहमत हूं, बिल्कुल तवज्जो दी जा रही है, लेकिन तवज्जो दे कौन रहा है? दरअसल पहले तो ये समझिए कि ये बदजुबानी हो क्यों रही है। ये किसी के मुंह से बेसाख्ता निकल जाने वाला स्टेटमेंट नहीं है। हर एक बयान, मैं 99.5% कहता हूं, हर एक बयान बहुत सोच समझकर एक 4-6 लोगों की कमेटी में प्लानिंग से डिस्कस करके तब उछाला जाता है। और ये पूरे बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए कि इसमें ये रिस्क है और ये गेन हो सकता है, अपने टारगेट वोटर्स को, अपने टारगेट सपोर्टर्स को सुनाते हुए कहा जाता है ताकि कितने दिन में इसका परिणाम आएगा और उतना वोटों की फसल काट ली जाए। अगर हम सोचते हैं तो जैसे ये बयान उछाला जाता है, सपोर्टर तैयार बैठे रहते हैं अपने अपने मोबाइल रूपी हथियार को लेकर और फैला देते हैं पूरे विश्व में, अपने सपोर्टर तक, अपने हजारों व्हाट्सएप ग्रुप में जहां से आगे अपने समर्थक वॉलंटियर बने हुए वो आगे भेज देते हैं, फिर चाहे वो कोई सी पार्टी हो। ये सब पूरी तैयारी से किया गया काम है जिसके लिए तवज्जो दी नहीं जाती, दिलाई जा रही है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मीडिया इसका पार्ट बन रहा है, सोशल मीडिया तो इसको एग्जीक्यूट ही कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें जिम्मेदार मीडिया को ऐसी बातों को इग्नोर करना होगा, लेकिन समस्या
यह है कि मीडिया अगर इसको इग्नोर करे भी तो भी सोशल मीडिया इसको इतनी तेजी से उछालता है कि ये चाहे अनचाहे सामने आ जाता है। देखें कि रैलियों में बाकायदा तौर पर इसको लेकर इमोशनल कार्ड खेला जाता है, बिल्कुल बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि देखिए मुझे क्या क्या बुलाया जा रहा है, क्या आप इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे, ये तमाम चीजें कही जा रही है। मनीष जी मैं आपके पास लौटूंगी।